नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी हब पे। हम फंडामेंटल सीरीज़ को लेकर चल रहे थे और ये फंडामेंटल सीरीज़ का सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियोज़ आपको मिलेगा जहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जितने भी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो UPSC ही क्यों ना हो, वहाँ से जो रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनकी आने की संभावना अधिक होती है, वो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा इसके आने वाले वीडियोज़ में। तो इसके जो पहले वाले वीडियोस था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, जो हमारा तीसरा और चौथा अधिकार था। आज हम पढ़ने वाले हैं पांचवा अधिकार, ठीक है। पांचवा क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब ये क्या है? देखिए, ये राइट्स तो पहले तो आपको ये रखना है कि ये अल्पसंख्यक के लिए है, ठीक है। अल्पसंख्यक मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा किसे कहते हैं। अगर जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिनकी जनसंख्या कम है, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू अदर, ठीक है। अगर किसी और के संदर्भ में बात करूँ, जैसे कि मान लो कोई राज्य है, वहाँ पे 3 कास्ट रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और पंजाबी। हिंदू 60% है, मुस्लिम 30% है, तो 10% हुआ। अगर वो पंजाबी 10% है तो पंजाबी माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि अल्पसंख्यक वहाँ के लिए वो हो गए, उस राज्य के लिए, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे जो ये राइट्स है वो केवल और केवल अल्पसंख्यक के लिए है, ठीक है। आपने सुना होगा SC ST वगैरह के लिए, ठीक। तो क्या है आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? दोनों में ही उन्हीं की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 29 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। यानी कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपनी बोली, भाषा, ठीक है, लिपि, संस्कृति यानी कि लैंग्वेज, कल्चर, और उनका जो लैंग्वेज है, ठीक है, और उनकी जो लिपि है, उनको वो संरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। उनको सुरक्षित रखने का अधिकार है, ठीक है। किन चीज़ों को रखने का अधिकार है, सुरक्षित रखने का अधिकार है? याद रखिएगा, भाषा, बोली और उनकी संस्कृति, ठीक है, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का पूरा अधिकार है। किन्हें? अल्पसंख्यकों को, ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 30 में है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ भी अल्पसंख्यक की ही बात की गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं होते हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया, यानी कि राइट टू एस्टेब्लिश्ड एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि शैक्षणिक संस्था, ठीक है, शैक्षणिक संस्था को वो स्थापित कर सकते हैं। अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पे या भाषाई आधार पे शैक्षणिक संस्था यानी कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उन्हें वो स्थापित कर सकते हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पे, जहाँ पे केवल और केवल उनकी जो कल्चर है, उनका जो भाषा है, उनकी जो बोली है, उनकी जो लिपि है, उनके बारे में वहाँ पे अध्ययन होगा, ठीक है। और उन्हीं को एडमिशन दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक हैं, उनके आधार पे इन्हें शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करने की छूट दी गई है राज्य में, ठीक है। तो आर्टिकल 29 30 बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। बस याद क्या रखना है कि 29 और 30 में केवल अल्पसंख्यकों की बात की गई है, 29 में उनके हितों की रक्षा की बात की गई है और 30 में शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो छठा राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार आपको बताया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, ठीक है, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं, ठीक है। 226 के अनुसार हम जा सकते हैं हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस लिए जा सकते हैं? अगर हमारे अधिकार का हनन होता है तो हम उससे गारंटी लेने के लिए, क्योंकि मौलिक अधिकार का जो गारंटर है वो सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि मौलिक अधिकार का गारंटर कौन है। मैं ऐसे लिखवा दूंगा सारे, इस वीडियोज़ के बाद में एक सीरीज लेके आऊँगा वीडियो, वहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अभी तक जितने भी, हो सकता है कि 2 वीडियो बनाने पड़ जाए मुझे,
क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 से 15 मिनट के वीडियोज़ होते हैं, तो उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आऊँगा जो अभी तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ पे भी इसका डिस्कस करूँगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ना क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। और अब क्या है, अब जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, अगर आप पिछले 4-5 साल में देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब इनसे अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। पहले केवल ये पूछा जाता था कि छठा अधिकार क्या है, ठीक है, किस आर्टिकल के थ्रू हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अब जो रीट जारी होते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अभी हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा वो कौन कौन से रीट हैं और वो कब कब जारी किए जाते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो पहला क्या याद रखना है कि हमारा जो छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, ठीक है, शोषण होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट जा सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिए आगे बढ़िए। ये हमें अधिकार देता है, यानी कि जो छठा हमारा जो राइट है ये हमें अधिकार देता है कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। किस लिए? अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए। दूसरा क्या है कि टू इम्पोज अ गारंटी फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट रिलीज रीट्स। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हमें जो हमारे संविधान द्वारा ये बताया गया है या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार का यानी कि फंडामेंटल राइट्स का गारंटर होता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमारे राइट्स को वापस दिलाए, ठीक है। जैसे हम कहीं मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो वो हमें गारंटी देती है ना, तो हम जब ख़राब होता है तो वापस हम उसके पास आते हैं और हम कहते हैं कि आपने गारंटी दिया था, आप इसको बदलो। तो सेम यहाँ पे होता है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकार का गारंटर है, इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम उन्हें बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और वो उस संदर्भ में 5 रीट जारी करते हैं, ठीक है। और ये 5 रीट आपको याद रखना है। कौन कौन सी रीट है? पहला देखिए, एक चीज़ और है कि ये जो रीट है ना ये थोड़े अजीब हैं, ठीक है। ये लैटिन भाषा में थे, इस वजह से एज इट इज़ हमने इसको इंग्लिश में रखा है और उनका हिंदी में यहाँ पे मैंने इसका हिंदी अनुवाद करके यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी वाले बच्चे यहाँ देख लेंगे और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 5 तरीके के रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ठीक है। अब ये रीट के नाम पता होने चाहिए आपको, और दूसरा कि ये रीट जारी कब किए जाते हैं वो पूछता है एग्ज़ाम में। अब पूछने लगा, पहले नहीं पूछता था। अगर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो पहले नहीं पूछता था, लेकिन अब पूछता है। और यूपीएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तब तो आपको ये पढ़ के जाना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं जाना है। तो चलिए हम एक एक रीट्स को देखते हैं और समझते हैं। थोड़ा सा ये नाम जो है वो कन्फ्यूजिंग है और अटपटा सा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको आराम से बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहला है आपका हेबिस कॉर्पस, ठीक है। हेबिस कॉर्पस जिसका हिंदी में नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में हेबिस कॉर्पस। दूसरा है मैंडमस जिसको हम कहते हैं परमादेश, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए याद करना थोड़ा आसान हो सकता है, इसमें अभी मैं बताऊंगा कैसे। तीसरा है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। चौथा है आपका सर्स्योररी, ठीक है, उत्प्रेषण। पांचवा है आपका क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा लेख। पहला जो रीट है हमारा हेबिस कॉर्पस, उसका मतलब होता है कि प्रस्तुत किया जाए। किसे प्रस्तुत किया जाए? मान लो किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कैद करके रखा गया है, चाहे वो प्रशासन द्वारा हो या किसी भी द्वारा हो, अवैध तरीके से अगर उसे कैद करके रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये रीट जारी करेगा। पहला वाला हेबिस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्द आया बंदी, यानी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बना कर रखा गया है तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करेगा और उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए कहेगा, ठीक है। पहला समझ में आ गया। दूसरा है मैंडमस यानी कि परमादेश। परमादेश शब्द से आपको याद रखना है कि आदेश, ठीक है। परमादेश शब्द से आपको याद रखना है कि आदेश। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, हम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट किसे आदेश देगा? वैसे अधिकारियों को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट
वैसे अधिकारियों को आदेश देगा जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा हो, क्योंकि देखिए नाम थोड़ा सा जो है यहाँ पे वो अटपटा है। ठीक है, तो नाम पे आपको नहीं जाना है, नाम को आपको ऐसे ही याद रखना है, लेकिन फिर भी आपको जो है इसको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है मैंडमस आदेश देते हैं वैसे अधिकारी को जो अपना जो ड्यूटी है, ठीक है, वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, और उन्हें ये बताते हैं कि आप अपना ड्यूटी अच्छे से करो। और ये किनकी बात की जा रही है? जो भी संवैधानिक पद होते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं, ये उनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि FBI के कोई चीफ़ है, CBI के कोई चीफ़ हैं, वो अपना कार्य सही से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, CBI के डायरेक्टर हैं, वो कार्य अपना सही से नहीं कर रहे हैं, अपने पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, या कुछ भी बोल लो, जो उनका कर्तव्य है उनका वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर जारी करेगा, ये रिट जारी करेगा मैंडमस, और उन्हें आदेश देगा कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाएं। ठीक है, तीसरा है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन मतलब कि रोकना। ठीक है, अब रोकना क्या है? मान लो कि एक राज्य है झारखंड, ठीक है, झारखंड और यूपी, और मैं ले लेता हूँ बिहार। तो झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो केवल झारखंड के संदर्भ में ही अपने फैसला सुना सकता है। ठीक है, समझिएगा इस बात को कि अगर झारखंड हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़ के कई राज्यों के 2 राज्यों को मिला के भी एक हाई कोर्ट होते हैं, तो झारखंड का तो अपना हाई कोर्ट है एक। तो मान लो कि झारखंड का जो हाई कोर्ट है वो बिहार और यूपी के बीच में कुछ विवाद चल रहे हैं, मान लो नदी को लेकर विवाद चल रहा है यूपी और बिहार में। ठीक है, तो उस विवाद में झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो फैसला दे देती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो अपने अधिकार से बाहर जाके फैसला दे रही है, यानी कि अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया जो उसकी है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन एरिया क्या है कि केवल झारखंड के अंदर वो फैसला दे सकती है, झारखंड के लोगों को फैसला दे सकती है। वो यूपी के लोगों को फैसला नहीं दे सकती है कि आप ऐसा कीजिए, वो यूपी की हाई कोर्ट करेगी। बिहार के लोगों को नहीं दे सकती क्योंकि वो बिहार का हाई कोर्ट उनको अपना जो भी है वो फैसला देगी। तो यहाँ पे अगर कोई हाई कोर्ट, ये स्पेशली हाई कोर्ट के लिए है कि अगर कोई हाई कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन एरिया से बाहर जाके फैसला देती है तो उस संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है ये प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध जारी करेगा। सेम अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई क्या होता है, लोअर कोर्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट होता है टॉप पे, ठीक है, केंद्र स्तर पे, फिर हर एक राज्य में हाई कोर्ट होता है, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लोअर कोर्ट होता है। तो अगर मान लो कि हाई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दे रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी ये प्रोहिबिशन। उसी तरह अगर मान लो कि लोअर कोर्ट कोई अपने अधिकार क्षेत्र से, यानी कि लोअर कोर्ट कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो डिस्ट्रिक्ट से अगर उसका ज्यूरिसडिक्शन एरिया डिस्ट्रिक्ट हो गया, अगर डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके फैसला दे रही है तो फिर हाई कोर्ट जारी करेगा किसको, लोअर कोर्ट को। ठीक है, तो ये समझ में आपको आया होगा। सर्स्योररी आप समझिएगा, सर्स्योररी मतलब कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नाम थोड़ा सा आपका अजीब है, लेकिन ये इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। तो आपका 4 में क्या दिया हुआ है, उत्प्रेषण यानी कि प्रमाणित देना या सूचित देना, सूचना देना। इसमें यह है कि यहाँ पे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ही बात की गई है। अगर हाई कोर्ट में कुछ मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत समय से, बहुत सालों से, और उस पर फैसला आना ज़रूरी है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट को सूचना देगी या उसे नोटिस देगी, उसे कहेगी इस रीट को जारी करते हुए, सर्स्योररी को, कि आप जो है आपके यहाँ जो पेंडिंग मामले हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पे बहुत सालों से या बहुत समय से जो मामले पड़े हुए हैं, जो केसेस पड़े हुए हैं, उनको आप मेरे पास ट्रांसफ़र कीजिए। ठीक है, इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद आपका हो जाता है 5वां में क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो क्या, आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से जो है मैं यहाँ पे इसको छोटा छोटा करके लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या है। अब देखिए क्यू वारंटो क्या है। क्यू वारंटो यानी कि अधिकार परीक्षा लेख,
वारंट के द्वारा, इसका मतलब होता है वारंट के द्वारा। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद को गलत तरीके से धारण करता है, ठीक है, संवैधानिक पद को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को गलत तरीके से धारण करता है, तो उस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ये क्यू वारंटो जारी करेगी और उसे वो अपने सफाई देने के लिए कहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया हो। फंडामेंटल जो राइट्स था हमारा यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। हालांकि अभी और भी हैं, मैंने बताया था आपको कि 12 से 35 में है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो अभी केवल 32 ही, आर्टिकल 32 तक ही हमने पढ़ा है। तो 33, 34 और 35 में क्या है वो हम इसके अगले वीडियोस में देखेंगे। और हो सकता है कि एक वीडियोस और आए, उसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा और इसके जो फैक्ट्स है जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाते हैं कि जैसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार के गारंटर कौन है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो वहाँ पे मैं एक जगह कंपाइल करके ले आऊँगा और उन्हें आपको समझा के और याद भी करवा दूँगा कैसे उन्हें याद करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल स्टडी हब के साथ। और अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है, कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, पर्सनली रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चीज़ को आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। धन्यवाद।